स्टॉक रिस्ट्रिक्शन यही कारण है रेट कम नहीं होने का? स्टॉक रिस्ट्रिक्शन ये मेरे ख्याल से एक जल्दबाजी का डिसीजन रहा है। स्टॉक रिस्ट्रिक्शन जो सरकार ने किया ये सही मूव है, पर ये इम्पोर्टर में जो इन्होंने एक्सटेंड किया है ये मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा सा सोचना था, क्योंकि इम्पोर्टर पे स्टॉक रिस्ट्रिक्शन लगाना इसका मतलब आयात कम करना। तो हमारा जो इम्पोर्ट आता है वो 55,000 60,000 टन जहाज में आता है, और उसके ऊपर अगर आप 350 टन का लिमिट लगाते हो तो फिर वो जहाज उतारना मुश्किल हो जाएगा। तो इम्पोर्टर पे ये स्टॉक रिस्ट्रिक्शन लगना नहीं चाहिए। बाकी जो सप्लाई चेन है वहाँ लगाओ तो उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं। आपकी सरकार के साथ में कहाँ तक बात पहुँची है और क्या ये बात का नतीजा जल्द आने की उम्मीद है? भाई हमारा एसोसिएशन तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। हमने महाराष्ट्र केंद्र से भी बात की है, सेंटर में भी हमारी बात चल रही है, हमने काफ़ी रिटन रिप्रेजेंटेशन भी दिए हैं, और हमें बहुत उम्मीद है कि अगले 72 घंटे में ये खुल जाएगा। कुल मिलाकर आप कितना स्टॉक इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब आप चौंकी दावे से कह रहे हैं कि आने वाले दिनों के दालों के दाम कम होंगे, तो किस किस दालों का इंपोर्ट कर रहे हैं और कितने कम होने के आसार हैं? देखो, टोटल अभी हमारे पास मुंबई पोर्ट के बाहर खड़ा है करीबन 2.5 लाख टन, और टोटल अब से लेके दिसंबर 31 तक 25 लाख टन माल सिर्फ वेस्ट कोस्ट पे आया है, और 3-4 लाख टन ईस्ट कोस्ट जैसे कलकत्ता है और फॉरेन पोर्ट्स पे आया है। तो ये काफ़ी माल आ रहा है, और अवेलेबिलिटी इमीडिएटली बढ़ जाएगी। फेस्टिवल सीज़न में अवेलेबिलिटी रहेगी, और फेस्टिवल सीज़न के बाद भी अवेलेबिलिटी रहती है। इसीलिए हम दावे से कह रहे हैं कि ये 15 दिन के बाद ये भाव सारे कम हो जाएंगे और अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। सरकार का दावा है कि माल को बहुत गलत तरीके से, दालों को गलत तरीके से ज़्यादा स्टोर किया गया है, और छापेमारी के बाद ही दाल के दाम कम हुए हैं, ये वास्तविक रूप में देखा गया है। क्या आप ये नहीं मानते कि व्यापारी जिम्मेदार हैं ये आर्टिफिशियल रेट क्रिएट करने में? नहीं, मैं नहीं मानता ये कि व्यापारी जिम्मेदार है, क्योंकि आवक इतनी है, इतने बड़े प्रमाण पे ये व्यापार होता है, तो कोई एक या दो व्यापारी को इसको साथ में होके ये साटेबाजी करना पॉसिबल नहीं है, और ये रिसोर्सेज भी नहीं है इनके पास, और इंपोर्ट डिपेंडेंट ये कार्गो है, ये फॉरेन प्राइसेस पे भी डिपेंडेंट है। रिस्की मामला है ये, ऐसा कोई साटेबाजी करेगा नहीं हमारे साथ। तो जो बहुत सारा स्टॉक मिला है और रेट करेक्शन तेज़ी से हुआ है, सारे अखबारों में बात छप रही है, क्या कहेंगे इसमें? हमने तो कोई स्टॉक सीजर का हमने तो कोई सुना नहीं है। तो 4-5 हज़ार टन सीज हुआ होगा तो हुआ होगा, बट वो 4-5 हज़ार टन ये 0.1 भी नहीं होता है इम्पोर्ट का। हालांकि इस टाइम पे मुंबई में 2.5 लाख टन का स्टॉक होना चाहिए, कि मुंबई ये गेटवे है इंडिया का। यहाँ हमारे पोर्ट्स की वजह से सारा नॉर्थ इंडिया का माल बॉम्बे में इम्पोर्ट होता है, और ये 5-5.5 मिलियन टन या 50 से 55 लाख टन जो इंपोर्ट होता है, इसका आधा माल मुंबई आता है। तो ये एक नेचुरल स्टोरेज और ट्रांजिट पॉइंट है, तो यहाँ स्टॉक होना ही चाहिए। इसे साटेबाजी नहीं कहते हैं, पर सरप्राइजिंगली 10 साल में लोएस्ट एवर इन्वेंट्री आज मुंबई में है, और ये सब इसका कारण है। पर ये अगले 10-15 दिन में ये सब मामला ठीक हो जाएगा। आप 25 लाख टन आयात कर रहे हैं सिर्फ वेस्ट कोस्ट पे, तो कौन कौन सी दाल आप मंगवा रहे हैं और किस रेट से? ये रेट तो अलग अलग हो गए, क्योंकि ये लेट नीचे भाव के नए क्रॉप का माल है, ये कनाडा वगैरह से आ रहा है। पर इसमें मेरे हिसाब से 7 से 8 लाख टन तो मटर है, 3 से 4 से 5 लाख टन इसमें मसूर होगा, इसमें उड़द होगा, थोड़े बहुत तूर होगी, काबुली चना है, और रशियन मटर है, फ्रांस से मटर आ रहा है, USA से माल आ रहा है, ग्रीन लेंटिल्स है, रेड लेंटिल्स है, ये मसूर है। तो काफ़ी टाइप के पल्सेस हैं। तुअर दाल के दाम सबसे ज़्यादा बढ़े हैं, कितने कम होंगे इंपोर्ट के बाद? वो हम तो कोई भविष्यवाणी दे नहीं सकते हैं। तुअर शॉर्ट सप्लाई में यहाँ भी है और ओरिजिन्स में भी है जहाँ से मंगाते हैं। पर इस एसोसिएशन ने रोज़ 1 लाख किलो तुअर दाल सरकार को अपने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में 135 रुपया किलो देने का डिसीजन लिया है, और 1 लाख किलो मसूर की दाल 80 रुपया किलो सरकार को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम में डालने के लिए दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। यानी 2.5 लाख टन माल इस समय मुंबई के बंदरगाह के बाहर खड़ा है।
एसोसिएशन का कहना है कि सरकार ज़्यादा माल स्टॉक करने की सहूलियत दे दे तो वो पूरा का पूरा दाल का जो स्टॉक है वो आ जाएगा और जिसके बाद दाम कम होने की शुरुआत हो जाएगी। मयूर परीख, एबीपी न्यूज़, मुंबई। Indian Pulses and Grains Association. Thank you very much, Mr. I'd like to start off by asking you, sir, if you can quickly tell me, the government is taking initiatives to try and get prices of pulses. What is your opinion on what the government is trying to do, especially on imposing stock? Well, I must congratulate the government that they saw this quite early and they have taken a lot of proactive steps. They have floated in international tenders to import pulses. They have talked about using the price stabilization fund. They have put in stock limits. I think all these are very positive steps and are welcomed by our association. One move that they have made, which will go to the correct thought process, is putting a stock limit on imported pulses. Because this stock limit was imported pulses for a long time have been exempt, and it is important that imported pulses remain exempt because any kind of stock limits will reduce your imports. Imports typically come in vessels of 55,000 tons from Australia and from Canada, and in containers of thousands of containers from various origins. So it is important that the stock limits are not put on importers because that is a big source, and it will only end up trying to buy. So if you can tell us right now, what is the import pipeline looking like for the next few months, and should government take the stock limit, not impose the stock limit on imports, how soon and by how much can we expect prices to come down? Well, it's very difficult to predict how price behavior will be. But obviously it's a factor of supply and demand. You create supply, the prices will correct. There is enough supply coming in the form of imported pulses. We are expecting about 25 lakh tons of pulses to arrive into India in the next 3 months. 250,000 tons, 2.5 lakh tons, or 2.5 lakh tons of pulses are already under discharge in Bombay Port. But my request to the government is to have a label. We are very hopeful that they will look at our appeal and lift the stock restriction, because if the stock restriction stays, then to distribute this size of pulses within the hinterland will be extremely difficult. The main areas of concern include the prices of dal and so if you tell me out of the 25 lakh tons that you are looking to import in the next 3 months, how much of it would tur dal and urad dal constitute, and how much of how will it help towards solving the problem? Firstly, I cannot understand why there is so much of buzz around tur dal. The largest dal in India is chana dal. We produce 90 lakh tons, whereas we produced, I think last year only 17 lakh tons of tur. And the total consumption of pulses in India is 240 lakh tons, of which 20 lakh tons is probably tur consumption. So it's in the big picture is really irrelevant. So I think pulses is a big basket. There are several other varieties of pulses which are available cheap. You take yellow peas dal is available at 30 rupees a kilo. Chana dal is available also cheap. So why would somebody want to go and pay a higher price for a tur dal? Indians are very price, consumption in India is very price elastic, and Indians are price elastic and will quickly make changes. So there is an alternate available. It is not a situation of crisis that protein or nutrition has disappeared from the Indian plate. There is alternatives, and there are affordable alternatives available. So, but my question being, how much of the dal that is coming in, how much of the pulses that are coming in is tur dal and urad dal, if you could give me an estimate. And if you could tell me, since there's so much concern around these two varieties of dal, what are the main reasons of shortage for it? Well, there are crop failures both in India
as well as in origins. So in India, we've had inclement rain last year. This year, you've seen that the poor growing areas like Marathwada and Karnataka have got a monsoon deficit of almost 40%. So it's not something which is again manufactured in a factory. It comes out of the ground. It's nature, and we've had shortfall of rain. Pulses are grown in marginal land. So obviously production has suffered over the last 2 years. But unfortunately, what has happened is that even in Myanmar, from where it comes, and even in Africa, where the ports are, crops at last year were reduced to 50%. So it's a compounded problem of 2 years that has happened here. So you cannot blame anybody for it. You can't blame the government or you can't blame the trade. It is a natural phenomenon. But it is not that there are no other alternates available. We have been fortunate that Australia, Canada, US have harvested record crops. So there is abundant availability, and there will be abundant availability of other crops. So if you can give me a timeline, should the government take off the imposition of stock limit? Give me a quick, if you could give me a timeline of how soon the prices can come down. I think as soon as the government lifts the stock restrictions, the goods which are in the ships standing outside Bombay will discharge into Bombay, and you will start seeing a correction. So in the next 15 days to end of December, you will see a sharp correction. And what are the other main reasons also why the government is doing this is to avoid hoarding and black marketing? Can you tell me what your opinion on that is? Don't you think that that's also an important factor to consider? See, I cannot comment on the rest of India or what happens in the mandis in India. Our association consists of about 600 members and associations. So we have a reach of 10,000, which are mainly processors, traders and importers. And within this community, I do not see any hoarding or black marketing. In fact, Bombay has never had such low stocks as it is seen today. Because the crop was, the imports were happening, the season has just started. And Bombay being the gateway to India, because of its two large ports, JNPT and Mumbai, there is always large arrivals here. So every year 25 lakh tons of pulses arrive into India. So it is but natural that these pulses are first stored. You cannot just evacuate them and then take them all over India. So they are stored, and it's being a seasonal product. You find the goods in a season, and then they are stored and distributed for the rest of the year. So that should not be termed as any kind of hoarding. So you are saying that there is no hoarding of that? Absolutely. One last question that I have. What do you think should be the solution? What are the corrective measures the government should take, and what is it that you feel is a solution for the situation to come under control as soon as possible? Well, the government has taken some very proactive steps. It has announced the world import tenders. So they will be buying material. They are going to use the food stabilization fund that they have at their disposal. So they are going to use that to control prices. And they have put stock restrictions. The only unthought of decision probably which will be corrected shortly is to put stock restriction on imports. So import flow should not be interrupted, and that will keep the pipeline filled. So this is a short-term measure. On a longer term, I think MSP support is given to wheat, rice, sugar, cotton, where buffer stocks are created. I think pulses requires the same, and pulses should be put into the public distribution system. So once that happens, and once the